हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वीबीटी सिद्धांत। देखो वीबीटी सिद्धांत के अंतर्गत हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे और अब हम तीसरा एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में तो हम कोबाल्ट ले लेते हैं और लिगेंड के रूप में हम क्या ले लेते हैं, NH3 लिगेंड ले लेते हैं। NH3 आप जानते हो क्या होता है, एमीन होता है। 6 लिगेंड ले लेते हैं और इस प्रकार से इसको अगर हम बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं तो ये संकुल का निर्माण हो जाता है। अब देखो आपके बुक में इस तरह से संकुल का भी आप निकाल सकते हो और इसके अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर यहाँ आयन के रूप में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वो आपको देगा कि ये संकुल दिया हुआ है, संकुल आयन, इसकी वीबीटी सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो देखो व्याख्या करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी नाम लिखने के लिए। जिसका नाम लिखना है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कोबाल्ट की निकालनी है, कोबाल्ट की क्या मान लेंगे हम, X मान लेंगे। NH3 एमीन होता है, उदासीन लिगेंड होता है, तो कितनी होती है, 0 होती है। तो 6 NH3 कितनी जाएगी, 0। इक्वल किसके करेंगे, ऊपर क्या चार्ज है हमारे पास, +3 चार्ज है, तो +3 के इक्वल कर देंगे। तो देखो X इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3rd, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 हो जाएगी। नाम लिखोगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम, कितने हैं लिगेंड, देखो यहाँ पर आपके सामने 6 है, 6 तो क्या लिखोगे, हेक्सा। फिर उसके बाद क्या है, एमीन है, हेक्सा एमीन लिख दिया हमने। फिर धातु का नाम क्या है, कोबाल्ट। परंतु आप जानते हो धातु के नाम के अंत में 8 नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर धातु के नाम के अंत में 8 नहीं लगाएंगे तो यहाँ माइनस नहीं है। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3rd के बाद अब क्या लिखोगे आप, चूंकि संकुल क्या है, आयन के रूप में प्रेजेंट है, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर आयन। तो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब IUPAC नाम होने के बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए कोबाल्ट को लेंगे अपन सबसे पहले, तो कोबाल्ट ले लिया हमने। इसका क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। कोबाल्ट कितना होता है, 27। परमाणु क्रमांक याद रखना है, साइन, टीचर, पिता, त्रिमानी, मान, फेको, 27 पे आता है। तो कहां से लिखोगे, देखो अक्रिय गैसों से विन्यास लिखते हैं। 27 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आप जानते हो ऑर्गन आता है। ऑर्गन कितने पे आता है, 18 पे आता है, तो ऑर्गन हम 18 पे दर्शा देंगे। अब देखो ऑर्गन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था मैंने, ऑर्गन के बाद 3D आती है, 3D के बाद 4S बढ़ती है और 4S के बाद कौन सी आती है, 4P आती है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरोगे, 18 तो ऑर्गन के हो गए, 3D और 4S। 3D से पहले आपको पता है N+L नियम के अनुसार 4S बढ़ जाती है, तो 18 तो ये और इसमें कितने मारते हैं, 2, 20 हो गए। और 7 कितने भरोगे आप इसमें, तो कितने हो गए, 27। तो 18 2 20 7 27। अब देखो कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो डी उपकोष के अंदर आप जानते हो कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो डी उपकोष के अपन क्या कर देंगे, 5 कक्षकों को जो के तो बना देंगे। तो देखो यहाँ पर ये 5 कक्षक अपन बनाएंगे, 1 2 3 4। एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है, एक कक्षक हमने बना दिया। पी उपकोष के अंदर आप जानते हो कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक हमने बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इनमें, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में यहाँ पर कितने भरे हुए, 7। तो पहले 1 2 3 4 5, फिर युग्मन होगा 6 और 7, इस तरह से भरो। यहाँ पर 2 है तो ये 2 और पी में कितना है, 0, तो कुछ नहीं भरेंगे। ये हो गई कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था या न्यूनतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कोबाल्ट का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, यहाँ कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3rd, तो कोबाल्ट +3 का अपन को लिखना है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कोबाल्ट कौन सा है, +3 की एक्साइटेशन स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इसकी उत्तेजित अवस्था क्या हो जाएगी भाई, जो कि तो सबसे पहले तो अपन क्या कर देंगे, 5 डी कक्षकों को बना देंगे। तो जो कि तो 5 डी कक्षक बना देते हैं अपन सबसे पहले, 1 2 3 4 5 एस कक्षक बना देंगे। एस कक्षक के बाद कौन सा बना देंगे, 4p कक्षक बना देंगे। अब देखो सबसे पहले इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पर +3 का मतलब क्या है, बाह्यतम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब बाह्यतम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकाल सकते हो, देखो यही
चीज क्या है हमारे पास मायने रखती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 3d और 4s बाय द कोस, तो ये चौथा ही है ना, तो इसमें से निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे, फिर एक बच्चे का यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो खाली हो जाएगा, और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 हो गए, निकल गए, यहाँ कितने रह जाएंगे डी में 6। तो 6 को कैसे भरोगे आप, 1 2 3 4 5, फिर युग्मन हो जाएगा, तो ये 6 भर दिया हमने, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 तो एस में से और एक डी में से निकल जाएगा, बाद में अंदर वाले में से बचेगा जिसमें से, तो ये निकल गए। अब इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट प्लस 3 के एक्साइटेशन स्टेट। अब आपको दोनों स्टेट को पहले ग्राउंड बनाओगे, फिर एक्साइटेशन बनाओगे, फिर लास्ट में क्या करते हो, संकरण अवस्था बनाते हो लिगेंड की। तो ध्यान देना है यहाँ पर, आप अब क्या बनाने वाले हो, संकरण। तो CO क्या है आपके पास, NH3 फिर इसको संकुल के रूप में बनाएंगे अपन, कितना है +3 की क्या बनानी है आपको, संकरण अवस्था। तो संकरण अवस्था, संकरण ज्ञात करना है तो संकरण अवस्था बना देंगे अपन। पर मैंने आपको बताया कि संकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड पता होना चाहिए कि प्रबल फील्ड है दुर्बल फील्ड है। NH3 लिगेंड एमीन लिगेंड दुर्बल फील्ड और प्रबल फील्ड दोनों की तरह व्यवहार करता है, परंतु यहाँ पर जो ये यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस यौगिक में NH3 लिगेंड क्या होता है, प्रबल फील्ड की तरह व्यवहार करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये कौन सा है, प्रबल फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। और अगर प्रबल फील्ड लिगेंड हुआ तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। केवल NH3 और H2 दो ही ऐसे लिगेंड है जो कुछ में प्रबल और कुछ में दुर्बल की तरह व्यवहार करते हैं, बाकी सब में आप पहचान सकते हो, हेलोजन वगैरह आ जाती है तो क्या होता है, दुर्बल फील्ड होते हैं, युग्मन नहीं करना, बाकी सब प्रबल होते हैं, बस NH3 H2 को छोड़ दो। तो ध्यान दो, अब अपन को क्या करना है, युग्मन कराना है। युग्मन कराओगे तो सबसे पहले तो देखो जो पांचों डी कक्षक है उसको हम क्या कर देंगे, ज्यों के त्यों बना देंगे, क्योंकि हमें संकरण अवस्था बनानी है। तो देखो पांचों डी कक्षक बना दिए, ये 4s बना दिया अपन ने, फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4p बना देंगे, बना दिया हमने। अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे आप, युग्मन होगा NH3 प्रबल फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है संकुल में। अब इसका पता नहीं लगता कि कैसे व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता, ये इस सिद्धांत की कमी है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, इसमें प्रबल की तरह व्यवहार करेगा तो आपको याद रखना है। बाकी कुछ चीजों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आ जाए तो मैंने आपको लिखा ही दिया प्रबल फील्ड कौन है और दुर्बल फील्ड कौन है, केवल NH3 H2 का आपको याद रखना होता है। तो देखो अब समझो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 का युग्मन होगा तो कितने जोड़े बनेंगे आपके पास, 3। तो यहाँ पर हम 3 जोड़े बना देंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बना दिए, बाकी सब कक्षक क्या हो जाएंगे, खाली हो गए। अब देखो आपके पास NH3 लिगेंड कितने, 6 NH3 लिगेंड क्या करेंगे, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये NH3 लिगेंड ने 1 लोन पेयर दिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ये एक NH3 ने 1 लोन पेयर दिया, दूसरा NH3 फिर क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीसरा NH3 फिर देकर एक और उपसर्जक, 6 NH3 घूम फिर के क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे और 6 उपसहसंयोजी बंधों का निर्माण कर लेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो देखो कितने में, 1 2 3 डिब्बे खाली हो गए, 4 5 और 6 डिब्बे खाली है अपने पास, प्रत्येक में क्या कर देगा, एक लोन पेयर दे देगा और बन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो इनको कैसे बनाओगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ये युग्म दे रहा है तो पूरे 2 दर्शा दिए, 2 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, 5 और 6 दर्शा दी। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो आपको ये चीज दर्शानी होगी, यहाँ पर आपके पास संकरण क्या आया। तो देखो आपके पास संकरण क्या आया, एक तो डी के कितने भाग ले रहे हैं, देखो ये डी उपकोष के तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, ये अंदर वाले, तो ये डी के तो कितने 2 कक्षक, जिसमें NH3 लोन पेयर देंगे या लिगेंड लोन पेयर देंगे वही भाग लेंगे संकरण में। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी के तो 2 और 3 इनमें दिए इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 3 ये कौन सा है, S है, तो ये एक S हो गया, और डी के कितने हो गए, देखो तीनों कक्षक हो गए, तो डी के 3, तो D2sp3 क्या आ गया आपके पास, संकरण आ गया। अब संकरण आ ही गया अपने पास, तो और इसके बाद और क्या हो रहा है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो अपन लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म किसके द्वारा दिए गए, 6 NH3 द्वारा क्या किए गए, प्रदान किए गए या दिए गए, प्रदान किए गए, लिख देंगे अपन, कर दिए प्रदान।
अब देखो ये संकरण हो गया, सब कुछ निकाल ही लिया अपन ने। अब क्या करनी है अपन को, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो मैं व्याख्या आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, व्याख्या के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा कि कौन सी चीज क्या होगी, यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। व्याख्या में पहली चीज अपन किसकी करते हैं, संकरण। वीबीटी सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संकुल में संकरण क्या होगा उसका पता लगा सकते हैं। तो देखो आपके पास संकरण क्या आया, पता लग गया आपको, D2 हम लिख देंगे sp3। वो आपसे पूछे कि इस संकुल में संकरण कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, D2sp3 होगा। क्लियर। दूसरा देखो, संकरण के बाद आप उसकी ज्यामिति का पता लगा सकते हैं, तो ये ज्यामिति हो जाएगी। आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, DSP2 हुआ तो ज्यामिति क्या होगी, वर्ग समतलीय, सबको पता है। sp3 हुआ तो ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। आपको मैंने बताया था कि D2sp3 या sp3d2 हुआ तो क्या हो जाएगी ज्यामिति आपके पास, अष्टफलकीय होगी। सबको पता है अच्छे से। जब सबको पता है तो आपके पास संकरण D2sp3 आ गया, तो आप ज्यामिति क्या लिखोगे, तो ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी। तो ज्यामिति लिख दी अपन ने। ज्यामिति के बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज संकुल की प्रवृत्ति। तो संकुल कैसा होगा उसकी प्रवृत्ति के बारे में भी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको कहा था, यदि आंतरिक डिकक्षक भाग लेते हैं तो क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल बनेगा। देखो 4s से पहले कौन सा बढ़ता है, 3d, और देखो पहला वाला d भाग ले रहा है। तो देखो आगे अगर d आ जाए तो आप ध्यान रख लेना सीधा सीधा कि निम्न चक्रण या आंतरिक चक्रण बनेगा, और d अगर बाद में तो फिर क्या हो जाएगा, उच्च चक्रण बनेगा। तो सीधी सीधी बात, d पहले भाग ले रहा है तो यहाँ पर आंतरिक डिकक्षक भाग लेने के कारण क्या हो जाएगा, आंतरिक, आप क्या लिख सकते हो, तो आंतरिक या फिर इसको क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल का निर्माण हो जाएगा, तो निम्न चक्रण संकुल बन जाएगा। तीन व्याख्या तो हमने कर दी। इसके बाद आप चौथी व्याख्या क्या कर सकते हो, इसके आधार पे चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में आप बता सकते हो। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है पहले। अगर संकरण अवस्था में कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनुचुंबकीय, नहीं तो प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित है ही नहीं, सब जगह युग्मित है, देखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो संकुल की प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। और मैंने आपको बताया है कि अगर संकुल कलर की अगर अपन बात करें, संकुल अगर प्रतिचुंबकीय है तो क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, और अनुचुंबकीय तो कलरफुल होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद छठे पॉइंट्स की अपन बात करते हैं। छठे पॉइंट्स में आप क्या ज्ञात कर सकते हो, उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू, आपको मैंने बता रखा है कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू किसी भी संकुल का किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, बता रखा है ना, √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये ना। अब आप जानते हो चूंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यहाँ 0 रखोगे, 0 रखते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना होगा, इसका 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या समझ सकते हैं अपन, इसमें और कुछ नहीं समझ सकते अपन, बस इसके अपन को क्या करना है, संरचना बनाने। सारी व्याख्या तो अपन ने कर ही दी। तो अब देखो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे अपन। संरचना मैंने आपसे कहा है कि इसकी संरचना कौन सी होगी, अष्टफल की होगी। तो देखो अष्टफल की संरचना बनाना सबको आता है अच्छे से, तो इसके अष्टफल की संरचना बनानी है अपन को। अष्टफल की संरचना कैसे बनाई जाती है, ये तो आपने ले लिया केंद्रीय धातु परमाणु की प्राइमरी व्यवस्था अष्टफल की, जिसमें आपको बनाएंगे। तो सबसे पहले देख वर्ग बनाएंगे। केंद्र में कौन है, कोबाल्ट है। 4 लिगेंड तो क्या होंगे, वर्ग के समतल में स्थित होंगे। तो ऐसे 4 n3 लिगेंड तो अपन क्या कर देंगे, समतल में स्थित कर देंगे। और 2 लिगेंड क्या होंगे, ऐसे ऊपर और नीचे पिरामिड के रूप में पर दर्शा देंगे। तो ये हो गई अष्टफल की व्यवस्था। कितने हो जाएंगे, 6 n3, 6 उपसर्जक बन के लोन पेयर देकर, तो ये 6 n3 अपन ने क्या कर दिए, यहाँ पर दर्शा दिए। 6 n3 दर्शाने के बाद देखो अब क्या बचा आपके पास, ये आप अच्छे से देख सकते हो। इसको NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो उल्टा, NH3 पीछे, क्योंकि नाइट्रोजन से ही यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हो गया। अब संकुल देखो CO NH3 कितने 6,
फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक में संकुल सही लिखोगे, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, पूरा संकुल बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक दर्शाएंगे अपन वापस पूरे संकुल को, और इस पूरे संकुल पे कितना चार्ज है देखो संकुल पे ही दिया हुआ है +3 चार्ज है, तो इसके ऊपर अपन को क्या करना पड़ेगा +3 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार इसकी क्या हो जाएगी अष्टफल की संरचना बन जाएगी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया क्लियर? यहाँ बस इतना सा ध्यान रखना है, इस एग्जांपल में NH3 प्रबल फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। हो गया? अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, लिगेंड के रूप में 6 फ्लोरीन ले दी। देखो केवल फ्लोरीन परमाणु लिया है मैंने, फ्लोरीन परमाणु क्या है यहाँ लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है, बस ये एग्जांपल है, और यहाँ प्लस की जगह में क्या कर रहा हूँ माइनस। अब आपको देखो ये सब कुछ तो वो देगा, ये आपको याद नहीं रखना, ये संकुल उसने दे दिया। इस संकुल की वो कहेगा वीबीटी सिद्धांत से व्याख्या कीजिए 2 या 3 नंबर में। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो उसकी कॉमन व्यवस्था जो होती है आपको पता होनी चाहिए, तो आप सबको खाली कर दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। देखो बार बार यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, केवल आपको समझना है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो समझना है तो समझो तरीके से, कोई परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी संकुल दिया है उस संकुल में आपको करना क्या है, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आप जानते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, मैं यही निकाल के बता देता हूँ। कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट की क्या मान लोगे आप, X मान लोगे। 1 फ्लोरीन की -1 होती है तो 6 फ्लोरीन की कितनी जाएगी -6, बराबर किसके करोगे, ऊपर कितना है -3 के, तो आप जानते हो कितना जाएगा -6 बराबर कितना आएगा, तो प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर कितना जाएगा प्लस का 3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपके पास 3rd। अब आप नाम दे दो, देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC 6 है लिगेंड, तो संख्या क्या लिखोगे हेक्सा, और कौन है फ्लोरीन है तो फ्लूओरो या फ्लोरो भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में, तो फ्लूओरो ज्यादा सही होता है तो मैं फ्लूओरो लिख देता हूँ। 6 कितने हेक्सा, हेक्सा फ्लूओरो लिगेंड हो गए। तो अब धातु का नाम लिखोगे, धातु कौन है कोबाल्ट, परंतु ध्यान दो संकुल पे ऋणावेश है तो धातु के नाम के अंत में क्या जुड़ेगा 8 जुड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा कोबाल्ट के पीछे 8 लग जाएगा, तो नाम क्या लिखेंगे हम कोबाल्टेट, तो नाम क्या हो गया इसका यहाँ पर कोबाल्ट है। फिर धातु के नाम के बाद क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी मैंने आपको बताया था अभी निकाल कर, 3rd आ जाएगी। 3rd के बाद आप क्या लिखोगे, संकुल आयन के रूप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा आयन आपके पास नाम है। अब सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 27, ऑर्गन 18 से लिखोगे, 18 के बाद 3D 4S 4P 32 फिक्स है, अपन को याद रखना है। तो देखो 18 तो ये हो गए, 18 और 2 20 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 27 हो गए। तो देखो कैसे भरोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो 18 भरे हुए, फिर 2 इसमें है तो ये 2 दर्शा दिए, 7 इसमें है, देखो पहले एक एक आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्शा दिए। फिर देखो यहाँ कोबाल्ट को क्या बनाया अपन ने, परंतु कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन अवस्था में 3rd में, तो कोबाल्ट +3 की निकालेंगे, कोबाल्ट +3 की एक्साइटेशन स्टेट उत्तेजित अवस्था। तो देखो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था अगर अपन को बनानी है तो क्या करोगे आप, उत्तेजित अवस्था बनाने के लिए समझो इसकी उत्तेजित अवस्था +3 है, तो कोबाल्ट +3 की उत्तेजित, +3 का मतलब बाह्यतम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 तो बाह्यतम कोष कौन सा है 3D 4S, बाह्यतम 4 ही है, तो 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, फिर एक यहाँ से निकलेगा, जो बचा उसमें से तो निकलेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये तो 0 जाएगा खाली, और इसमें कितने रह जाएंगे 6। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 दर्शा दिया हमने। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, सारा हो गया, ये खाली हो गया पूरा। अब अपन को क्या करना है, संकरण अवस्था बनानी है, तो संकरण अवस्था में अपन क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर ये संकुल लेंगे, तो CO F कितना है 6 है, F6, फिर ऊपर चार्ज कितना है -3, क्या हो जाएगा आयन की, आयन ही है, या फिर इसको संकुल लिख सकते हो आप संकुल की, या फिर नहीं भी लिखोगे तो की संकरण अवस्था। अब देखो इसकी संकरण अवस्था कैसे बनेगी, सीधी सीधी बात है, संकरण अवस्था बनाने के लिए यहाँ लिगेंड देखो प्रबल फील्ड है या दुर्बल फील्ड है, यही तो चीज अपन को पता लगानी है। यहाँ देखो यहाँ पर जो फ्लोरीन परमाणु है वो क्या है, यहाँ पर दुर्बल फील्ड लिगेंड है, ये तो सीधा सीधा पता लग जाएगा दुर्बल फील्ड लिगेंड है।
और मैंने आपको बताया था जितनी भी हैलोजन है सब दुर्बल फिट लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो भाई अपन ऐसे कैसे बता दें, अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का वो कह रहा है तो युग्मन नहीं होता, तो नहीं करेंगे। अपन को क्या मतलब आ रहा है यहाँ पर, तो देखो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने हैं 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे कैसे ही दर्शा दिए। युग्मन नहीं होगा तब देखो ये तो खाली है ही नहीं, तो इनमें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 6 फ्लोरीन परमाणु 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, परंतु आप ये अच्छे से जानते हो जब 6 फ्लोरीन परमाणु या 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे 6 उपसंयोजी बंध बनाएंगे संकुल में, यहाँ तो देखो ये खाली नहीं है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे पूरा 2, तो 2 देंगे तो यहाँ देखो एक तो पहले है तो 2 ये ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो ये तो ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे ले जाएंगे, शेष ग्रहण करेंगे, तो देखो 4s 4p, तो 1 और 3 कितने हुए 4, अभी तो 4 ही खाली है ना कक्षक, अपन को कितने चाहिए 6 खाली कक्षक चाहिए, लेकिन आप जानते हो 4s 4p और 4 क्या होता है db होता है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जब भी बनाओ ना आप संकुल तो एक चीज ध्यान रखो साइड में जगह है, ताकि अगर d बनाने की जरूरत पड़ जाए तो अपन बना दे, तो 4s 4p और अपन क्या बना देंगे लास्ट में एक और 4db अपन बनाएंगे, तो देखो ये 4s 4p और ये 4d बोलिए से खाली है, तो 1 2 3 4 5 होता है, वही वैसे वैसे नीचे भी बनाते हुए चल जाएंगे, तो देखो क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी बनाते हुए चल जाएंगे, खाली तो है ना, भरा नहीं है तो, और अपन को जरूरत भी तो खाली की है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए, तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रिक कक्षक होते हैं, तो देखो 4s में रहा 4p रहा 4d रहा, अपन को चाहिए कितने तो भरे, अब देखो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, तो एक तो इसमें दे देंगे, तो अपन वही दर्शा देंगे, एक फ्लोरीन ने दे दिया माइनस में, फ्लोरीन क्या होता है माइनस होता है, दूसरा फ्लोरीन माइनस दे देगा, तीसरा फ्लोरीन माइनस दे देगा, फिर चौथा फ्लोरीन माइनस दे देगा, माइनस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन युग्म ही दे रहा है, फिर पांचवा दे देगा, तो ये 5 हो गए और ये छठा दे देगा, अब बचे देखो अभी तो फिर भी बच गए, तो अपन को बच गए तो बच गए, अपन को 6 यहाँ पे तो 6 देंगे और कहां से देंगे, यहाँ से कर दिया आपने, देखो इलेक्ट्रॉन युग्म को आप कैसे दर्शाओगे, मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ दिए जाते हैं 2 2, देखो ये 2 दे रहे हैं, तो 1 2 इसमें ग्रहण कर रहा है 3 4 5 और 6, केंद्रीय धातु परमाणु की 6 यहाँ पर 6 क्या करेंगे परमाणु कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेंगे और 6 उपसंयोजी बंध आपके पास बन गए। अब देखो 6 उपसंयोजी बंध बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, वही इसकी व्याख्या करने वाले, व्याख्या करने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पहली बात तो ये है क्योंकि अपन ने सब कुछ सीख रखा है। सबसे पहले जो कौन कौन से भाग ले रहे हैं इनके बारे में अपन लिखेंगे, तो देखो कौन कौन से भाग ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग ले रहे हैं परमाणु कक्षक, तो एक तो S भाग ले रहा है, तो एक तो अपन S लिख देंगे, फिर S के बाद P के कितने भाग ले रहे हैं, देखो 3 भाग ले रहे हैं, तो P के 3 लिख देंगे, और D के कितने भाग ले रहे हैं, लास्ट वाले के बाद वाले के 2, तो sp3d2 समीकरण आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, S P के 3 D के 2, तो sp3d2 समीकरण आ गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म किसके द्वारा दिए गए, 6 F माइनस लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए, लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए, लिख देंगे अपन भाई प्रदान किए गए, तो ठीक है हो गया। अब व्याख्या तो करनी है, तो एक्सप्लेनेशन संकरण क्या है आपके पास, देखो संकरण लिख देंगे अपन, इसकी व्याख्या करेंगे तो sp3d2, आपको बताया sp3d2 है, d2 sp3 आ जाएगा, आकृति कौन सी होती है अष्टफल की है, तो आकृति बना देंगे अपन, तो कौन सी हो जाएगी कि अष्टफल की होगी। फिर संकुल की बात करें, निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, ध्यान 4s से पहले 3d बढ़ता है, परंतु आप जानते हो 4s से पहले 3d बढ़ता है, परंतु 3d का भाग ही नहीं ले रहा, तो आंतरिक d कक्षक भाग नहीं ले रहा, तो आंतरिक चक्रण संकुल तो नहीं बनेगा, बाह्य d कक्षक तो 4s 4p 4d, बाहर वाला d कक्षक भाग ले रहा है लास्ट वाला, तो बाह्य वाला d कक्षक भाग लेने का क्या हो जाएगा, d बाद में आ रहा है, अपन क्या कहेंगे बाह्य या फिर उच्च चक्रण संकुल बनेगा, तो अपन कहेंगे कि बाह्य या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो उच्च चक्रण संकुल, तो बाह्य या उच्च चक्रण संकुल का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है, क्लियर। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, देखो है, तो आप जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या आ जाएगी अनुचुंबकीय होगा संकुल, क्लियर है। फिर इसके बाद देखो कलर की बात करें,
अनुचुंबकीय है तो क्या हो जाएगा, कलरफुल रहेगा, मैंने कहा था आपको, तो रंगीन होगा। फिर उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। निकालेंगे अपन, निकालना तो पड़ेगा। m कितना है, एडमिट इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है संकरण अवस्था में, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, √4 फिर 4+2, n का मान रखते हैं 4 4, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, और 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो 4+2 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा, 24 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। फिर देखो ये तो मैंने आपको यहाँ पर एक जनरली √24 बोर मैग्नेट्रॉन जो है वो मैंने लिख दिया, जनरली है। आप इसके फिर आगे क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके से गुणनखंड करके आप वर्गमूल को सोल्व करके भी निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा, जब सोल्व करोगे तो 2√6 बोर मैग्नेट्रॉन। देखो गणित सबको आती है सोल्व करना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया चुंबकीय आघूर्ण। फिर इसके बाद अपन लास्ट की बात करते हैं, फिर ज्यामिति बनाएंगे ना इसके अष्टफल की। तो ज्यामिति तो सबको आती है भाई बनाना, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो क्या करोगे भाई, अष्टफल की व्यवस्था बनाओगे। अष्टफल की व्यवस्था के लिए आप सबसे पहले एक वर्ग बनाओगे, केंद्र में केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट को व्यवस्थित करोगे, कौन कौन जुड़ा है वो चीज देखोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिगेंड अष्टफल की व्यवस्था में जोड़ दिए। कौन जुड़े हैं, फ्लोरीन दे रहा है तो ये 6 क्या जोड़ देंगे अपन, यहाँ पर फ्लोरोलिगेंड जोड़ देंगे। चूंकि संकुल पे जो चार्ज लगाना जरूरी है तो गलत हो जाएगा, कितना है -3, देख लो यहाँ पर हो गया। ये इसके अष्टफल की संरचना हो जाती है। इस प्रकार से इसकी अपन व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद दोनों की व्याख्या करने के बाद देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, देखो क्वेश्चनों में अपन को कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा। जब अपन समझ जाएंगे तो अपन को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब समझना आपको क्या है, तो सारा तो मैंने पढ़ा दिया, बस वो घुमा फिरा के थोड़ा सा आपको दे देगा। अब घुमा फिरा के कैसे देगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी कितनी बार आ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी। क्वेश्चन कहता है कि Ni निकल CO4 टेट्राकार्बोनेट, कॉमन नेम आईपीएस नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ये संकुल दिया हुआ है, ठीक है, की संरचना चतुष्फल की है, तो की संरचना कौन सी है, चतुष्फल की है। जबकि अब इसकी जगह देखो वो एक और दे देगा आपको कोई संकुल कंपेयर करने के लिए। संकुल दे रहा है कि NiCN4-2 की वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय क्यों, तो ध्यान दो वो कह रहा है कि इसकी तो चतुष्फल की है और इस संकुल की क्या है, दूसरे संकुल की एक की तो ये चतुष्फल की है और एक की क्या है यहाँ पर वर्ग समतल। ऐसा क्यों है, तो इसका कारण कुछ है। अब आप ये अच्छे से जानते हो, देखो जिसकी चतुष्फल की होती है उसका संकरण तो आएगा sp3 और जिसकी वर्ग समतल होती है उसका क्या आएगा dsp2। ये तो लाना है तो निकाल लो संकरण विभेदी सिद्धांत से। अपन नहीं जानते क्या, बस ज्यादा सोल्व नहीं करना, 2 नंबर में दे रहा है सारे की व्याख्या थोड़ी करेंगे अपन, बस जितना सा पूछा है उतना आंसर देंगे। सबसे पहले तो देखो इसकी पहले की अपन बात करते हैं, पहले संकुल की, तो देखो आंसर नंबर दे देंगे इसको। सबसे पहले संकुल कौन सा है, ये वाला निकल, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकल। परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहां से आएगा, अक्रिय गैस कौन है, ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है 18 दर्शा दिया। 18 के बाद आप जानते हो कौन सी बढ़ती है 3D बढ़ती है। 3D के बाद कौन सी आती है 4s। 4s के बाद कौन सी आती है 4p। भरेंगे अपन, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनानी है अपन को, तो देखो D के 5 कक्षक बनाएंगे अपन पहले तो ये D को उसके 5 D कक्षक बना देंगे, 1 2 3 4 5। S उपकोष का एक कक्षक हमने बना दिया। P उपकोष के कितने कक्षक होते हैं हमारे पास 3 कक्षक, तो तीनों कक्षक हमने बना दिए। ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, आद्य अवस्था।
सबसे पहले देखो 28 पढ़ने, 18 तो हो गए 3D से पहले 4s पढ़ते जानते हो तो 18 और 2 क्या हो गए 20 और ये 8 कितने हो गए 28। तो देखो 2 तो इसमें भर दिए और 8 इसमें भरने तो 1 2 3 4 5 एक ही आ गया युग्मन हो जाएगा 6 7 और 8। अब क्या करना है आपको एक्साइटेशन स्टेट निकालनी है। तो देखो इसकी उत्तेजित अवस्था तो निकल, ध्यान देना आपको क्या करना है निकल। निकल कौन सी अवस्था में है देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, आपको मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे निकल की क्या है एक्स मान ली, CO कार्बोनिल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड होता है कितनी हो जाएगी 0, ऊपर क्या है कुछ नहीं है किसके बराबर करेंगे 0 तो x बराबर कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो निकल 0 ही है आपके पास 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोष्टक में कितनी कर दी अपन ने 0 की क्या करोगे आप एक्साइटेशन स्टेट बनाओगे, उत्तेजित अवस्था बनाओगे। अब इसकी उत्तेजित अवस्था क्या हो जाएगी भाई, जब यहाँ पर 0 है देखो यहाँ पर 0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं इसमें, तो वो की वजह जाएगी तो इसको फिर दोबारा उतारे अपन, तो नहीं उतारे छोड़ दो स्टेट को, काम ही नहीं आ रही जब अपने पास, क्योंकि 0 ही तो है, उत्तेजित अवस्था बनी ही नहीं उसकी, नहीं बनी तो सीधा आप क्या कर दोगे अब संकरण अवस्था बना दोगे। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगी NiCO4, ठीक है यही तो संकुल है आपका कि क्या करोगे यहाँ पर संकरण अवस्था, संकरण अवस्था। अब ध्यान दो आप नीचे थ्योरी में इसके ऊपर क्या कर दोगे एक थ्योरी में लिख दोगे कि यहाँ CO कार्बोनिल, कार्बोनिल के प्रबल फील्ड लिगेंड है। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसमें कॉपी में लिखा है ये सब प्रबल फील्ड क्या है लिगेंड है। प्रबल फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में आपको पता है जब भी संकरण अवस्था बनेगी तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा आपके पास युग्मन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देंगे अपन, 1 2 3 4 5 डी बना दिया, ये 4s बना दिया और ये हमने क्या कर दिया 4p बना दिया। अब देखो सबसे पहले कार्बोनिल क्या है यहाँ प्रबल फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा कितने हैं यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन सारी कक्षकों में अपन को, तो देखो 8 तो डी में है और s में कितने 2 10 है, तो 10 का युग्मन कैसे होगा सारे युग्मन करा दो, कहीं पे भी हो कहीं पे भी इससे मतलब नहीं है, आपको तो युग्मन करा के जोड़े बनाने हैं। तो 8 और 2 10, 10 के कितने जोड़े 5, तो 2 1 2 3 जोड़ा चौथा जोड़ा और ये 5 जोड़े हो गए वो खाली हो गए, तो युग्मनों के सारे सिमट के एक तरफ आ जाएंगे, कहीं पे भी इस यहाँ तक हो गए युग्मन। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, बच्चे कितने S खाली हो गया और P खाली हो गया। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कितने हैं कार्बोनिल 4 है, तो चारों कार्बोनिल इसमें ही तो देंगे। तो देखो एक कार्बोनिल दे रहा है, दूसरा कार्बोनिल दे रहा है, तीसरा कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है और चौथा कार्बोनिल, चारों कार्बोनिल क्या कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। तो कितने दे देंगे 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे जिनके रिक्त डी कक्षकों में धातु परमाणु के, और क्या हो जाएगा आपके पास देखो संकरण यहाँ पर। अब आप निकाल सकते हो ना संकरण, नहीं निकाल सकते क्या, तो S का तो एक कक्षक भाग ले रहा है और P के कितने भाग ले रहे हैं 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो संकरण क्या आ गया sp3 संकरण आ गया। आपको ये अच्छे से पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन युग्म 4 CO लिगेंड के द्वारा दी गई, तो अपन क्या कहेंगे संकरण sp3 है, अतः इसकी आकृति क्या होगी यहाँ लिख देंगे, इसका संकरण अपन कह देंगे NiCO4 संकुल का संकरण क्या आ गया sp3 होने के कारण यह कौन सा हो जाएगा चतुष्फलकीय होगा। क्लियर, तो चतुष्फलकीय हो जाएगा, खत्म बात। अब दूसरा क्या हो गया ना, तो सिद्ध हो गया, फिर अपन दूसरा कहेंगे कि भाई NiCN4 की वर्ग समतली होती है, क्यों, तो अपन कह देंगे तो संकरण क्या आ जाएगा DsP2। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो उसमें क्या दोगे आप, इसका संकलन ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु पाते ये होती है। अगर आप निकालना चाहते हो उसको थोड़ा सा बताना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, निकाल के भी बता दो भाई अपने क्या जा रहा है यहाँ पर, ऐसी कोई बात तो है नहीं भाई अपन उसको बता नहीं सकते, तो बता सकते हैं तो बता देंगे अपन। क्या कर देंगे देखो संकुल वही चेंज करेंगे अपन, संकुल क्या है आपका ये वाला, ये है ना संकुल, तो केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x मान लो 4 साइनाइड की कितनी हो जाएगी -4 और ऊपर कितना है -2, तो x बराबर कितने आ गए +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेकंड। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अब पहले की तरह नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा भाई, पहली बात तो वही रहेगी, पहली लाइन तो
पहले लाइन तो है ग्राउंड स्टेट ऑर्गन का, वो वही हो जाएगा पूरा। फिर ग्राउंड स्टेट के बाद उत्तेजित अवस्था आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य नहीं है, बल्कि क्या है इस संकुल में +2 है, तो निकल +2 की क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्साइटेशन स्टेट। +2 का मतलब बाइटम कोष से 2 निकल गए, फिर बाइटम कोष 4s से 2 निकलते हैं, डी में कितने बच जाएंगे 8, तो डी में कितने दर्शा देंगे अपन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शा दिए अपन ने। अब क्या करना है संकरण अवस्था, संकुल कौन सा है यहाँ पर आपके पास देखो NiCN4 -2 की क्या करनी है आपको संकरण अवस्था बनानी है, तो संकरण अवस्था -2 की इसकी संकरण अवस्था बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है, प्रबल फील्ड है या दुर्बल फील्ड है। और मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा है कि कौन सा लिगेंड है, CN- प्रबल फील्ड लिगेंड है, केवल हैलोजन और कुछ लिगेंड दिखाए थे मैंने वही दुर्बल थे, बाकी सब प्रबल थे, तो प्रबल फील्ड है यहाँ पर CN भी क्या हो जाएगा प्रबल फील्ड लिगेंड। युग्मन करा दो तो 8 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, कितने जोड़े बनेंगे 4, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 4 जोड़ा हो गए, ये खाली हो गए। देखो आप अब क्या करोगे 4 CN- है तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे, तो अपन यही तो लिखेंगे भाई ये एक CN- ने 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, दूसरे CN- ने दूसरा दिया, तीसरे ने तीसरा दिया और चौथे CN- ने चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 दे दिए, तो अपन चारों को कैसे भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे तो 1 2 3 और 4। संकरण आपको दिख ही गया यहाँ पे, एक तो D है और S का 1 है, P के कितने हैं 2, DsP2 संकरण लिख देंगे अपन। केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण क्या है DsP2 होता है, अतः इसकी आकृति क्या होती है संकरण के आधार पर। तो इस प्रकार से अपन दोनों की क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर है आपके क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं आएगी देखो, क्योंकि आपने VBT सिद्धांत अच्छी तरह से समझ लिया। फिर देखो इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन सिद्धांत हो गया खत्म। आपको अगर कोई भी एग्जांपल दे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई परेशानी आपको कहीं पे भी नहीं होगी। सारे एग्जांपल जो बुक के थे वो तो मैंने सॉल्व करा दिए। अब आप चाहो तो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर में कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए हो तो आप उनको कर लेना, ताकि मैंने लगभग यहाँ पे करवा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन है निकल +2 आयन, ध्यान देना क्वेश्चन है आपका, वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में छोटे छोटे, निकल +2 आयन दे दिया उसने का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब ऐसी कोई बात तो नहीं है, देखो चुंबकीय आघूर्ण ही तो निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो सबसे पहले तो सबसे पहले तो निकल का लिखोगे आप, +2 का थोड़ी लिखोगे, पहले तो निकल का लिखोगे। निकल का परमाणु क्रमांक 28, कहां से लिखते हो, अक्रिय गैस कौन सी होती है ऑर्गन का कितना होता है 18, ऑर्गन के बाद कौन सी बढ़ती है मैंने बता रखा है 3D, फिर 4s और फिर 4p। देखो 3D में कितने, सॉरी ऑर्गन 18 3D से पहले 4s तो 18 2 20 28 है ना, 8 कहां जाएंगे D में, हो गया ये तो निकल का हो गया। निकल +2 का लिखोगे तो निकल +2 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्या हो जाएगा ऑर्गन तक तो ऐसे कैसे 18 आ जाएगा, फिर 3D फिर 4s और 4p। अब ध्यान दो आप समझना, +2 का मतलब क्या है, बाइटम कोष से 2 निकल गए, बाइटम कोष कौन सा है 4s से 2 निकाल लो तो D में कितने बच जाएंगे 8 और ये 0 और ये 0, D में 8 बच जाएंगे। तो देखो अयुग्मित निकालने के लिए कक्षक बना लो, तो ये D के 5 कक्षक 1 2 3 4 5 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अयुग्मित कितने बचे आपके पास, ये देखो 2 बच गए, तो अपन क्या कह सकते हैं 2 क्या बचे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण तो निकालना है आपको, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र आपको पता है n+2 बोर मैग्नेट्रॉन निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू √n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो 2 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन। सोल्व करेंगे 2 + 2 4 4 दूनी 8, तो √8 आ गया। अब देखो √8 तक तो अपन ने निकाल ही लिया, अब आगे चाहो तो इसको आपको अगर आता है तो सोल्व कर सकते हो, नहीं आता है तो आप यही छोड़ सकते हो। अब देखो √8 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 2.83 के लगभग होती है, ये क्या है बोर मैग्नेट्रॉन इसका आंसर है। ठीक, अब इसके बाद अपने आती है, सारे सिद्धांत खत्म हो गया,
फिर इसके बाद यहाँ पर नई चीज क्या है कि इस सिद्धांत की अभी हमने कमियां नहीं पढ़ी। देखो ये सिद्धांत भी कमियां हैं, तो इस सिद्धांत की कमियां होने के कारण ये सिद्धांत जरा नहीं समझा सका संकुलों को, तो VBT की कमियां। परंतु ध्यान दो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपसे जो कमियां याद हो जाती है या रह जाती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो क्या होता है, कोई जरूरी भी आपके नहीं है, क्योंकि 12th सिलेबस में ये क्या है, नहीं है। बस सिद्धांत पढ़ा है तो एक दो कमियां याद रख लें ताकि अगर वो पूछ ले तो आप बता सकते। पहली कमी, ये सिद्धांत क्या है, देखो पहली कमी क्या है, कल्पना पर आधारित है, कल्पना आधारित सिद्धांत है। तो पहली कमी हम कहेंगे कि ये सिद्धांत अधिकांशतः कल्पनाओं पर ही आधारित है। अपन ने सारी कल्पनाएं जो की है, संकर्ण sp3 हुआ तो आप लिख दो चतुष्फल के, dsp2 हुआ तो आप कह दो वर्ग समतलीय, आप बाकी sp3 d2 है, d2 sp3 आएगा तो आप कह दो अष्टफल के, आप कह दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी चीज यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अनुचुंबकीय क्यों है, किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता, तो सारी चीजें वो कहता है कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ज्यामिति ऐसे है। सारा सिद्धांत क्या है, कल्पनाओं पर ही आधारित है, तथ्यों का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये क्या है, इसकी पहली कमी। दूसरी कमी है, ये सिद्धांत देखो, ये सिद्धांत रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ध्यान देना, पहली बात रंग की व्याख्या नहीं करता और दूसरी चीज स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ध्यान दो, ये सिद्धांत यही कहता था कि अगर अनुचुंबकीय हुआ तो क्या होगा, कलरफुल होगा, और प्रतिचुंबकीय हुआ तो कलरलेस होगा। पर रंग की कहा था कि लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, संकुल कौन से कलर का होगा, इस चीज की व्याख्या नहीं करता ये। तो स्पेक्ट्रम रंगों का समूह कौन सा रंग का होगा वास्तव में, तो रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। ये क्या हो जाएगी, सिद्धांत की दूसरी मुख्य कमी है। हो गया। तीसरी कमी है, ये सिद्धांत चुंबकीय जो गुण है उन गुणों की पूरी ज्यादा व्याख्या नहीं करता है, केवल ये कहता है अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, कब होगा, कब प्रतिचुंबकीय होगा, इस चीजों के बारे में देखो। यहाँ पे वो कहता है कि अयुग्मित हुए तो अनुचुंबकीय होगा और नहीं हुए तो प्रतिचुंबकीय होगा। पर उसमें अनुचुंबकीय गुण कितने होंगे और प्रतिचुंबकीय गुण कितने होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, उनके आंतरिक मान क्या होंगे, इसकी भी ये व्याख्या नहीं करता है। तो तीसरी कमी हो गई। चौथी कमी होती है सिद्धांत की कि ये यहाँ पर दुर्बल व प्रबल फील्ड लिगेंड, दुर्बल व प्रबल फील्ड लिगेंड की व्याख्या भी नहीं करता। इसने अपनी मर्जी से तो कहा था हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दुर्बल फील्ड लिगेंड है, और उसने कह दिया था NH3H2 दुर्बल भी है और प्रबल भी है, तो उसने कह दिया, वही अपन ने मान लिया, उसी को दुर्बल मान के अपन ने युग्मन करा दिया। युग्मन नहीं कराया, प्रबल था, उसने कहा ये प्रबल है तो अपन उसमें युग्मन करा दिया। बाकी अपन ने अपनी मर्जी से, सिद्धांत ने कहीं से ये नहीं कहा भाई कब प्रबल होगा कब दुर्बल होगा, कारण क्या है इसका, उस चीज की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, चौथी कमी है मुख्य रूप से। फिर इसके बाद देखो, ये सिद्धांत क्या है, अधिकांशतः यहाँ पर कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें किसी भी पदार्थ संकुल में क्या होगा, उसकी क्रियाविधि क्या होगी, कैसे बंध बनाएगा, उन सारी चीजों की व्याख्या ये नहीं करता। परंतु आपको इतना याद ही नहीं, आपको एक चीज याद नहीं, कल्पना पे आधारित है, रंग स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, दुर्बल और प्रबल फील्ड लिगेंड की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता, तो आदि चीजों की व्याख्या नहीं करता। 2-3 कमियां हो जाएगी और 2 या 3 अपन को लिखनी होती है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। समझ गए आप, ठीक है ना। बस बाकी सिद्धांत खत्म। नेक्स्ट सिद्धांत हम CFT पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉच मी।